नमस्कार मित्रों, जब भी आती है बात हिंदी की, हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य को पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, इसकी प्रेरणा कहाँ कहाँ से मिली। जब भी इन विषयों पर हम विचार करते हैं तो दो नाम अक्सर हमारे जहन में कौनते हैं। एक का जिक्र है, की चर्चा हम कई बार कर चुके हैं, देवकीनंदन खत्री। और देवकीनंदन खत्री के जो एक पात्र है चंद्रकांता जो है वो इतना लंबा एपिसोड, उस पर धारावाहिक भी बनाया गया दूरदर्शन की ओर से, और उसकी चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति उसकी औलादों पर भी। तो एक अजीब किस्म का एक ऐसा साहित्य रचा गया जिसको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने, यह कहा जाता है कि लाखों लोगों ने सिर्फ चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता को पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। और उसी स्तर का एक नाम है जिसको अक्सर भुला दिया जाता है, वो नाम है गोपाल राम गहमरी का। गोपाल राम गहमरी के जब आप थोड़ा सा ज़िंदगी के करीब जाएंगे, जीवन के करीब जाएंगे, उनकी उपलब्धियों का आप लेखा जोखा जब देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं यह बंदा देवकीनंदन खत्री से भी आगे निकल गया। लेकिन हमने उसको बिल्कुल ही भुला दिया। क्योंकि मैंने पिछले दिनों मुझे मौका मिला कुछ साहित्य के विद्यार्थियों से, कुछ अपने साहित्य के जो एक सहयोगी बंधु हैं उनसे पूछने का, गोपाल राम गहमरी का नाम जानते हैं? तो सब ने अपनी अनभिज्ञता व्यक्त की। लेकिन मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि ये चीज़ें अब सहज से जहन में बसाने को हम लोग तैयार ही नहीं होते, क्या क्या बसाएंगे। लेकिन जिक्र कर लेते हैं आज गोपाल राम गहमरी का। मित्रों, गोपाल राम गहमरी ने एक पत्रिका निकाली जासूस के नाम से, और वो लगातार 40 वर्ष उस पत्रिका को निकालते रहे, कभी भी बीच में एक बार भी व्यवधान नहीं पड़ा। और उस शख्स ने 200 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, 200 से ज़्यादा जासूसी उपन्यास लिखे। उनमें बहुत सारे जासूसी भी थे और बहुत सारे उसमें सामाजिक विषयों को लेकर भी होते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हिंदी के प्रचार और प्रसार को बड़े अच्छे ढंग से उसका विस्तार करने के लिए इन्होंने बंगला से हिंदी में जो अनुवादों की श्रृंखला जो शुरू की, स्वयं इनके जीवन काल में, स्वयं अपने जीवन काल में और इनके जीवन काल में रविंद्रनाथ टैगोर भी इनके प्रशंसक बन गए थे कि इसमें यह जो अनुवाद करता है, अनुवादों में कहीं भी मूल स्वरूप से या रचना की जो आत्मा है उससे कहीं छेड़छाड़ नहीं की जाती। तो इससे बड़ी खूबसूरत बात आप क्या हो सकती है कि उसने बंगला से हिंदी में अनुवाद किया, और बंगला से हिंदी में जो अनुवाद हुए उनको ज़्यादा प्रामाणिक और ज़्यादा रोचक माना गया। और कुछ एक समीक्षकों ने तो ये टिप्पणियां भी कर दी कि ये मूल से भी ज़्यादा अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं अनुवाद। ऐसा लगता है कि इनको अनुवाद को पहले पढ़ना चाहिए, मूल को बाद में पढ़ना चाहिए। मतलब ऐसी टिप्पणियां भी बहुत सारी आई। थोड़ा सा जिक्र बता दूं आपको कि 1866 में इस शख्स का जन्म हुआ था। जन्म तो उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर में एक ज़िला है, उस ज़िले के एक कस्बे का नाम था गहमर। और उसी गहमर कस्बे को इन्होंने कभी अपने नाम से अलग नहीं किया, तो गोपाल राम गहमरी के नाम से इनकी पहचान बन गई। उसी गहमर के कस्बे में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो परिवार के लोग थे, दादा परदादा, वो कहते हैं कि फ्रांसीसी छींट के व्यापारी माने जाते थे। और आगे ये परिवार चलकर जो है वो बिल्कुल पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा। आज दैनिक आज, जो कि उस वक्त एक लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र था, बनारस से निकलता था, दैनिक आज और सनमार्ग, दोनों दैनिक समाचार पत्रों के संपादन के साथ इस परिवार के लोग जुड़े रहे। स्वयं गोपाल राम गहमरी भी इससे जुड़े रहे, और वो एक पत्रकार के रूप में भी उन्होंने भाषा में अनेक नए प्रयोगों की एक बिसात बिछाई, और बहुत सारे प्रयोग जो हैं वो सादर स्वीकार किए गए। और मित्रों, इसी संदर्भ में आपको बता दूं कि उन दिनों में एक टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए, शिक्षक बनने के लिए, जैसे जेबीटी, बीएड और एमएड और ऐसी परीक्षाएं, और उसके बाद अब तो बहुत सारे यूजीसी की भी बहुत सारी परीक्षाएं हो गई हैं। उन सबको पारित करना, उन सबको पास करना, उन सबसे गुज़रना, उनमें उत्तीर्ण होना जितना ज़रूरी माना जाता है, उस वक्त पढ़ाने के लिए एक डिग्री होती थी छोटी सी, वो थी नॉर्मल। अब नाम भी अपने आप में बड़ा अजीब लगता है,
लेकिन ये मिडल के बाद कोई भी व्यक्ति नॉर्मल की परीक्षा में भी अपीयर हो सकता था, प्रवेश पा सकता था। तो इन्होंने नॉर्मल परीक्षा में प्रवेश पाया और उसके बाद वो परीक्षा में जब उसमें उत्तीर्ण हुए तो उसके बाद इन्होंने शिक्षण का, पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया। स्कूल में जॉब मिल गई और अनुवाद की लोकप्रियता के साथ साथ जासूसी उपन्यासों की लोकप्रियता ने एक ऐसा मित्रों अजीब इनके लिए माहौल पैदा कर दिया कि हर जगह लोग गोपाल राम गहमरी को या और उसके उनके जासूसी पात्रों को नज़दीक से जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हिंदी का जो प्रशिक्षण प्राप्त करने पर विवश हुए, प्रेरित हुए। और अपने वक्त के पत्रकार भी थे बहुत अच्छे, जहाँ हम लोग पत्रकारिता का भीष्म पितामह मानते हैं बाबू बाल मुकुंद गुप्त को। बाबू बाल मुकुंद गुप्त के साथ इन्होंने एक सहयोगी के रूप में, सक्रिय रूप में भारत मित्र में भी संपादन कार्य किया। अब संकट ये है कि इतने ज़्यादा कार्य करने के बाद साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने काम करने के बाद भी हम लोग जब उस व्यक्ति के कृतित्व और शख्सियत और उसके व्यक्तित्व से जब हम लोग बिल्कुल अजनबी से हो जाते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये माना जाता है कि हिंदी के सबसे बड़े समीक्षक वही रहे। आचार्य शुक्ल ने भी इनका नाम बड़े श्रद्धा के साथ लिया और उनको पूरा इनकी जो गुणवत्ता थी उसकी ओर लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन आचार्य शुक्ल के बाद जितने भी हिंदी साहित्य के लेखक आए उन्होंने गोपाल राम गहमरी को सस्ते में निपटा दिया कि इसको साइड पे रखिए, मतलब ज़्यादा हाशिए पे रख दिया। और इसलिए हाशिए पे रख दिया कि वो उनका जादू जो है, यद्यपि सामान्य पाठक के तो सर पर चढ़कर बोलता था जादू, लेकिन जो समीक्षक लोग थे वो कहीं ना कहीं ये समझते थे कि जासूसी उपन्यासों को हम कैसे उस श्रेणी में रख लें जिस श्रेणी में हम लोग देवकीनंदन खत्री को या अन्य लोगों को रखते हैं। और उस वक्त ये भी माना जाता था कि जासूसी उपन्यास या तो अंग्रेज़ी में लिखे जा सकते हैं या फिर उर्दू फारसी में लिखे जा सकते हैं। लेकिन हिंदी में इन दो बंदों ने तिलस्मी दुनिया और जासूसी की दुनिया में इन दो बंदों ने जो अपनी विशेष पहचान छोड़ी, उसका सम्मान इसलिए भी होगा कि इन दोनों के माध्यम से लोगों ने हिंदी की ओर अपना जो है रुझान वो पढ़ने की ओर किया। और भाषा को इससे बड़ी क्या देन हो सकती है कि उस भाषा में रचा गया कोई भी साहित्य पढ़ने के लिए आप उस भाषा को पढ़ना या सीखना ज़रूरी मानने लगें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और मित्रों, एक पात्र उसी काल में, इनके काल में उसी वक्त एक अन्य लेखक थे बालकृष्ण भट्ट, आपको नाम याद हो तो, बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट। वो 33 वर्ष तक भूखे प्यासे रहकर भी, साधन विहीन रहकर भी, विपन्नता की ज़िंदगी जी कर भी, कई बार मंदिरों से मिलने वाले भोजन पर अपना निर्वहन करके भी हिंदी की सेवा करते रहे। और गोपाल राम गहमरी उसी स्कूल ऑफ थॉट के थे कि जिन्होंने उसी एक प्रकार से उसी धारा के शख्स थे, उसी धारा के लेखक थे जिन्होंने पूरी ज़िंदगी तंग दस्ती में काटी, आर्थिक समस्याओं से उलझते रहे और उसके बावजूद उन्होंने कभी लिखना नहीं छोड़ा और अपनी पत्रिका का एक भी अंक मिस नहीं होने दिया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अनियमित हो जाए। 38 साल तक उन्होंने अपनी पत्रिका को जीवित रखा। और उन दिनों में एक अन्य लेखक भी हुआ करते थे, अब किन किन का नाम आप याद रखेंगे, लज्जाराम मेहता, वो पत्रकार भी थे, लेखक भी थे और अच्छे पैसे वाले भी थे। उन्होंने गहमरी के समक्ष एक प्रस्ताव रखा कि जासूस पत्रिका यार मुझे दे दो, मैं निकालूंगा, संपादक के रूप में तुम्हारा नाम ही जाएगा, लेकिन आजन्म पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हें 50 रुपये गुजारा भत्ता दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा दे नहीं पाऊँगा, लेकिन हर बार वही नया उपन्यास मुझे देना होगा। और उन्होंने ये भी कबूल किया मित्रों, 50 रुपये मासिक भत्ते पर वह व्यक्ति हर महीने एक नया उपन्यास अपनी पत्रिका के लिए, उस पत्रिका के लिए जिसके अधिकार वो बेच चुका था और पत्रिका ज़िंदा रहे, ये सोचकर वह उस पत्रिका के लिए कार्य करता रहा से केवल 50 रुपये माहवार पर। और हमने ऐसी विभूतियों को, ऐसे उपलब्धियों वाले जो लोग थे उनको हमने सस्ते में ही निपटा दिया और उनको एक प्रकार से हाशिए पे सरका के अपने दायित्व से मुक्त हो गए।
तो मित्रों, अब क्या कहें, बहुत सारी चीज़ें हमसे ज़िंदगी में बहुत सारी भूलें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल सहज भाव से छूट जाती हैं और हम कहीं के नहीं रहते साहित्य के अध्येता के रूप में भी। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।